न्यू ग्लोबल ऑर्डर की बात क्यों? क्या जो एग्जिस्टिंग लिबरल ऑर्डर है वो कमजोर पड़ चुका है, या यूएसए जैसे पावरफुल कंट्रीज चाइनीज डोमिनेंस को काउंटर नहीं कर पा रही हैं, या रसिया यूक्रेन और आफ्टर पैंडेमिक यानी आफ्टर कोविड जो इकोनॉमिक कंडीशन दुनिया की है उसमें कहीं ना कहीं वो पुराने देश जो लिबरल ऑर्डर में डोमिनेट करते थे उनकी पोजीशन कमजोर होती जा रही है। इन सब बातों को बहुत कम समय में समझने की कोशिश करते हैं। न्यू ग्लोबल ऑर्डर से मतलब है कि नई तरह के पावर का इमर्ज होना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इम्पैक्ट। तो इस तरह के पावर जो इमर्ज हैं उसमें इमर्जिंग पावर में चाइना है, इंडिया है, इसके अलावा कहीं ना कहीं रसिया ने यूरोप के अंदर यूरोपियन कंट्रीज को और यूएसए को न्यूट्रलाइज करके रखा हुआ है। ईरान भी कहीं ना कहीं अपने ढंग से अपनी बातों को आगे लेकर बढ़ता है और नॉर्थ कोरिया भी अपनी बातों को लेकर अलग ढंग से आगे बढ़ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर कोई भी देश ऐसी स्थिति में नहीं है, ऐसे हालत में नहीं है कि वो अमेरिकी डोमिनेंस को अभी भी उस हद तक चैलेंज कर सके कि वो कह सके कि दुनिया की नंबर 1 शक्ति अमेरिका नहीं है, वो देश है। तो ऐसे में जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो ये ट्रांजिट का फेज है, इसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज 1945 में एस्टेब्लिश उस लिबरल ऑर्डर के अगेंस्ट में इमर्ज करती हुई दिखाई देती हैं, जहां पर G7 कंट्रीज या यूएसए जैसे देशों का डोमिनेशन रहा है। इमर्जिंग कंट्रीज के रूप में चाइना, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि अगले 25 सालों में यानी 2050 में एक रिपोर्ट की माने, पीडब्ल्यूसी की माने तो 2050 तक चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, अमेरिका उसके बाद होगा, फिर भारत होगा, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, रसिया जैसे देश होंगे, और यूरोपियन कंट्रीज में से जर्मनी और यूके जैसे देश के या रहने की बात कही जा रही है। यानी कहने का मतलब है कि वो लिबरल ग्लोबल ऑर्डर जो 1945 में एस्टेब्लिश हुआ वो कहीं ना कहीं अपनी रेलिवेंसी को खोता हुआ नजर आ रहा है। और इमर्जिंग पावर, जिस तरह से अगर चाइना की बात करें और 2019 का अगर मैं एक रेफरेंस पॉइंट लेकर चलूं, क्योंकि वो कोविड एरा के जस्ट पहले का रेफरेंस पॉइंट है, तो उस समय अगर ग्लोबल इकोनॉमी में आउटपुट के दृष्टि से देखें तो चाइना जो है उसका कंट्रीब्यूशन 30% के करीब है, यूएसए का कंट्रीब्यूशन 17% के करीब है, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन लगभग 8% के करीब है, और यूरोपीय यूनियन का कंट्रीब्यूशन 7.9 के करीब है। इसके कहने का मतलब है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो ग्लोबल आउटपुट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं है, बात उस इम्पैक्ट और मिलिट्री में अपनी मिलिट्री को मजबूत करने की भी बात है, जहां पर साउथ चाइना सी या एशियन कंट्रीज या साउथ वेस्ट एशिया, हर जगह कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रभुत्व को चैलेंज करने की बात सामने आ रही है। कहने का मतलब यह है कि एक ट्रांजिट फेज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, और यूएसए के पॉलिसी शिफ्ट की वजह से, पॉलिसी शिफ्ट का मतलब है कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से जिस तरह से जो नेचुरल साझीदार रहे हैं यूएसए के, उनको लेकर भी वो जिस तरह की पॉलिसी ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे जिस तरह से जैसे यूरोपीय यूनियन है उसको नहीं पता है कि आने वाले दिनों में ट्रेड पॉलिसी में यूएसए किस तरह की चीजों को आगे लेकर चलेगा। ऐसी स्थिति में यह तय है कि आने वाले दिनों में जो भी कंट्रीज है वो मल्टीलेटरल से निकलकर बाइलेटरल टाइज की तरफ बाहर जाएगा, और हर एक देश कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को देखकर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस एरा में चाइना जो है, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का पंप हाउस बना हुआ है। इंडिया जो है बहुत तेजी से आगे इमर्ज कर रही है उसकी इकोनॉमी, और बाइलेटरल टाइज की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल ऑर्डर यूएस पॉलिसी शिफ्ट होने की वजह से और इमर्जिंग इकोनॉमीज की वजह से, खासकर चाइना के इमरजेंस की वजह से, जिसके साथ वेस्ट और यूएसए के रिलेशन बहुत सहज नहीं है,
और आफ्टर पैंडेमिक जिस तरह से चाइनीज एग्रेशन को लेकर इंडिया, यूएसए जैसे देश ने ट्रेड में अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर से हटाने की कोशिश की गई है। यूएसए की बहुत सारी पॉलिसी शिफ्ट इसकी वजह से भी मानी जा रही है कि बहुत ज़्यादा कुछ मामलों में डिपेंडेंसीज थी चाइनीज प्रोडक्शन के ऊपर। तो ऐसे हालत में कहीं ना कहीं बाइलेटरल टाइज की माध्यम से, अभी आप देखोगे कि बाइलेटरल टाइज या ट्रेड एग्रीमेंट वो ज़्यादा इफेक्टिव होकर सामने आए हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ रही है कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर एक शेप में आता हुआ दिख रहा है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ऑर्डर है कहीं ना कहीं जो हेजोमेनिक टर्म है, उस हेजोमेनिक का मतलब आधिपत्यवाद, मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हेगमैन देश है जैसे यूएसए है, जो बहुत ही पावरफुल कंट्री है जिसका मिलिट्री पावर, उन्होंने अपने पावर से, अपने असर से किसी ना किसी देश पर प्रभाव डालने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इस तरह का जो जिसको आप लिबरल ऑर्डर कहते हैं, ये उसका पैटर्न बाहर आता है। मिक्स पैटर्न बाहर है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो लिबरल ऑर्डर का पैटर्न बाहर आया है वो चाहे अग्लिटेरियन हो या हेजोमेनिक हो या कहीं ना कहीं ऑलिगोपोलिस्टिक हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जहां कुछ ही कंपनी जो है पूरी दुनिया में राज करते हुए दिखाई देती हैं। तो इन पैटर्न्स के आने के बाद से द इमर्जेंस ऑफ चाइना, इमर्जेंस ऑफ इंडिया या इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्लोबल कंट्रीब्यूशन में अपने पाई को बढ़ाना न्यू ग्लोबल ऑर्डर की तरफ दुनिया को ले जाते हुए दिख रहा है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात है, डिपेंडेंसीज कम हुई है G7 के ऊपर, यूएसए के ऊपर, और जो क्लाइमेट चेंज वगैरह का नारा है और क्लाइमेट चेंज में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एडोप्टेशन है, उसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज भी डेवलप्ड नेशन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। ऐसे में न्यू ग्लोबल ऑर्डर एस्टेब्लिश होता दिख रहा है इंडिया और चाइना जैसे देश के लिए। ये एक चैलेंज भी है और ये एक अपॉर्चुनिटीज भी है। छोटे से शब्दों में हमने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से न्यू ग्लोबल ऑर्डर शेप अप कर रहा है। आप वीडियोस को देखते रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उसका एक्सटेंडेड क्लासरूम प्रोग्राम भी मिलेगा और छोटे शब्दों में उस कॉन्सेप्ट को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो चीज़ है आप मोबाइल पर उसको पढ़ते हैं तो वो स्क्रॉल करते हुए उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिए और उस चीज़ को समझिए। हम टॉपिक वाइज पर डे होने वाले इवेंट्स पर टॉपिक वाइज आपको कुछ ना कुछ छोटे वीडियोस के माध्यम से, मीडियम साइज के वीडियोस के माध्यम से और बड़े वीडियोस के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।